आज हम लोग राजस्थान एवं मध्य भारत में ब्रिटिश आधिपत्य का विस्तार पर चर्चा करने चल रहे हैं। आप देखेंगे कि जो राजस्थान है वो अपने खानदानी झगड़ों, विशेषकर जयपुर और जोधपुर के मध्य चलने वाले खानदानी झगड़े, इनके अलावा मराठों, पिंडारियों, पठानों के आक्रमण से पूरी तरह से राजस्थान व्याकुल हो चुका था। और ऐसी स्थिति में जब लॉर्ड हेस्टिंग्स ने राजस्थान की तरफ समझौते का कदम बढ़ाया तो सारे राजपूत दौड़ दौड़ कर अंग्रेजों की अधीनता स्वीकार करने को तैयार हो गए। वो राजपूत जिन्हें बड़ी वीर जात के रूप में जाना जाता है, 1 साल के अंदर ही सब के सब अंग्रेजों की अधीनता स्वीकार कर लिए। 26 दिसंबर 1817 को 26 दिसंबर 1817 को कोटा ने लॉर्ड हेस्टिंग्स के साथ अधीनस्थ सहयोग की संधि पर हस्ताक्षर कर लिया। और अब इसके बाद ऐसे हम बोल दे रहे हैं, केवल एक और याद करिएगा कि अब देखेंगे 26 दिसंबर 1817 को कोटा जो है पहला राजपूत राज्य है जो अंग्रेजों की अधीनता स्वीकार कर रहा है। अब ऐसा केवल जनवरी 1818 में उदयपुर, फरवरी 1818 में बूंदी, मार्च 1818 में किशनगढ़ और मार्च 1818 में ही बीकानेर, अप्रैल 18 में जयपुर और जयपुर के साथ अप्रैल 18 में जयपुर, प्रतापगढ़, बांसवाड़ा, डूगुर। इसके बाद 5 दिसंबर करिए, माने ये 5 अक्टूबर 18 को जैसलमेर, 12 दिसंबर 1818 को, सुधार करिए गलत होने लगा, 5 दिसंबर 1818 को जो है ये वही डूगुर की एक छोटी सी रियासत हो, और 18 फिर जो है 12 दिसंबर को जैसलमेर ने अंग्रेजों की अधीनता स्वीकार कर ली। जैसलमेर। अब केवल बचा एक सिरोही, और सिरोही ने 1823 में अंग्रेज अधीनता स्वीकार की। ध्यान क्या देंगे, इतने नंबर हैं, संख्या है, सब याद नहीं हो। एक तो ये देखिए, तथा कथित वीर जात राजपूत जो 1 साल भी नहीं लग रहा, 26 दिसंबर 17 से 12 दिसंबर के बीच सभी राजपूतों ने अधीनता स्वीकार कर। तो राजस्थान ने अंग्रेजों की अधीनता कब स्वीकार की, या लॉर्ड हेस्टिंग्स की अधीनस्थ सहयोग की संधि पर कब हस्ताक्षर किया, सब 17-18। एक ये जानते रहिए कि राजपूत रियासतों में सिरोही सबसे बाद में 1823 में अंग्रेजों की अधीनता स्वीकार कर रहा। इसी तरह आगे देखेंगे, भोपाल में भी लॉर्ड हेस्टिंग्स जो है अधीन सहयोग की संधि कराने में सफल रहा।
मालवा बुंदेलखंड के छोटे छोटे राज्य भी उसकी अधीन सहयोग की संधियां कर ली। अब जो ये पूरा क्षेत्र विजित किया गया, या कि लॉर्ड हेस्टिंग के द्वारा जो भारत में विजय की गई, उन सब क्षेत्रों में प्रशासनिक पुनर्गठन के लिए योग्य अधिकारियों की नियुक्तियां की गई। पश्चिमी दक्कन में पश्चिमी दक्कन में मतलब महाराष्ट्र वाले क्षेत्र में एलिफिंस्टन को नियुक्त किया गया। मद्रास में हेक्टर मुनरो को लगाया गया। मध्य भारत में मैलकम को लगाया गया, और मैलकम जो है को लगाया गया, और मैलकम ने मेम वायर ऑफ द सेंट्रल इंडिया, मेम वायर ऑफ द सेंट्रल इंडिया नाम से अपनी पुस्तक लिखी है। ये पुस्तक भी पूछी जाती है। उधर देखेंगे राजस्थान में मैटकाफ, कर्नल टाड और आक्टर लोनी को लगाया गया। आक्टर लोनी को लगाया गया, और इस तरह से ये चीजें ध्यान में रखिएगा कि प्रशासनिक पुनर्गठन हेतु महाराष्ट्र माने पश्चिमी दक्कन में एलिफिंस्टन, मद्रास में हेक्टर मुनरो, मध्य भारत में मैलकम, राजस्थान में क्रमशः मैटकाफ, कर्नल टाड और आक्टर लोनी को लगाया गया। इनमें से मैलकम की पुस्तक भी याद होनी चाहिए कि मेमवायर ऑफ द सेंट्रल इंडिया किसने लिखा है? मैलकम ने। अब इनमें से जो कर्नल टाड है, इसे राजस्थान में प्रशासनिक पुनर्गठन के लिए नियुक्त किया गया, लेकिन कर्नल टाड को राजपूताना के इतिहास में मजा आने लगा और अपने पद से त्यागपत्र देकर कर्नल टाड राजपूताना का इतिहास लिखना शुरू किया। एनेल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान, एनेल्स या नेल्स लिखिए, दोनों चाहिए। एनेल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान नाम से कर्नल टाड ने ही राजपूताना का पहला व्यवस्थित इतिहास लिखा है। आगे देखेंगे। इस तरह से कुल मिलाकर अगर देखेंगे तो 18वीं सदी के अंत तक
18वीं सदी के अंत तक और 19वीं सदी के आरंभिक दशकों में परंपरागत भारतीय शक्तियों का नाश हो गया और अब हिमालय से लेकर के कन्याकुमारी तक, सतलज से लेकर के ब्रह्मपुत्र तक, हिमालय से कन्याकुमारी और सतलज से ब्रह्मपुत्र तक अंग्रेज भारत में सर्वोच्च शक्ति बच गए। इस बीच में केवल एक बचा हुआ पंजाब, अभी आगे डलहौजी आएगा तब उसका विलय करेगा, और पंजाब को छोड़ दीजिए तो 18वीं के प्रारंभ तक पूरे भारत के सर्वोच्च बन गए। और वारन इस तरह से जो है, जो कंपनी का राज्य है उसके बारे में कहा जाता है कि वारेन हेस्टिंग्स ने उसकी शत्रुओं से रक्षा की, लॉर्ड बेलेजली ने उस पर फसल खड़ा किया और अंततः लॉर्ड हेस्टिंग ने फसल काटी। वारेन हेस्टिंग ने शत्रुओं से उसकी रक्षा की, लॉर्ड बेलेजली ने फसल पैदा किया या कहिए फसल खड़ा किया, और लॉर्ड हेस्टिंग ने फसल काटी। अब आगे हम लोग देखेंगे पिंडारी, पठान और ठग। पिंडारी, पठान और ठग। आप देखेंगे पिंडारी जो है ये लूट मार करने वालों का गिरोह थे और 1813 तक इनका दुस्साहस इतना बढ़ गया था कि अंग्रेजी राज में भी लूट मार करने लगे थे। इन पिंडारियों के बारे में पहली बार दक्षिण में मुगल मराठा युद्ध के दौरान सुना गया था। इनके बारे में पहली बार पता चलता है जब मुगल मराठों का युद्ध हो रहा दक्षिण में, उस समय सुना गया था। और पिंडारियों को मराठा नेताओं सिंधिया और होलकर का संरक्षण भी प्राप्त था। 1817 में जब नेपाल विजय से लॉर्ड हेस्टिंग मुक्त हुआ, तब लॉर्ड हेस्टिंग ने इन पिंडारियों की समस्या की ओर ध्यान दिया और 1817 में ही पिंडारियों के विरुद्ध कार्यवाही शुरू कर दी गई। सेना के 2 कमान बनाए, उत्तरी और दक्षिणी। पिंडारियों के लिए 2 कमान बनाए, उत्तरी दक्षिणी। उत्तरी कमान का नेतृत्व स्वयं लॉर्ड हेस्टिंग्स ने संभाला। दक्षिणी कमान का नेतृत्व थॉमस हिस्लॉप को सौंपा और मैलकम को हिस्लॉप का सहयोगी बना। इसे ये क्लियर होगी। 17 में पिंडारियों के विरुद्ध कार्यवाही शुरू, पूरे भारत में एक साथ इनके विरुद्ध कार्यवाही शुरू हुई। सेना को 2 मुख्य कमानों में बांटा गया। उत्तरी कमान का नेतृत्व स्वयं गवर्नर जनरल लॉर्ड हेस्टिंग ने संभाला और दक्षिणी कमान का नेतृत्व थॉमस हिस्लॉप को सौंप दिया और थॉमस हिस्लॉप का सहायक मैलकम को बना दिया। इन पिंडारियों के प्रमुख नेताओं में हीरू, बीरू, चीतू, वासिल मोहम्मद और करीम खां थे। हीरू, बीरू, चीतू, वासिल मोहम्मद और करीम खां थे। अब देखेंगे इनके विरुद्ध कार्यवाही हुई
और अंततः जनवरी 1818 तक इनके संगठित गिरोहों को समाप्त कर दिया गया। फरवरी 1818 में करीम खां, इनका नेता करीम खां मैलकम के समक्ष समर्पण कर दिया। करीम खां मैलकम के समक्ष समर्पण कर दिया और मैलकम ने उसे गोरखपुर में एक छोटी सी जागीर दिलवा दी। वासिल मोहम्मद जो था, वासिल मोहम्मद, इसने सिंधिया के यहां शरण दी और सिंधिया ने उसे अंग्रेजों को सौंप दिया और अंग्रेजी कैद में उसकी मृत्यु हो गई। चीतू के बारे में कुछ पता नहीं चला। कहा जाता कि माने पता चला वो असीरगढ़ के जंगलों में गायब हो गए। कहा जाता चीतू को चीते ने खा लिया। इन पिंडारियों के माने वास्तव में उसी जंगल में गया जब कार्रवाई हुई, आगे कुछ पता ही नहीं चला, क्या हुआ पता नहीं, लेकिन वे मान लिया गया कि चीतू को चीते ने खा लिया और इस तरह से पिंडारियों का अंत हो गया। ये जो जॉन मैलकम है, ये पिंडारियों के बारे में लिखते हैं कि पिंडारी जो है ये टिड्डी दलों की भांत थे और जिस छेद से गुजरते थे वहां कुछ भी नहीं छोड़ते थे, सब नष्ट कर देते थे। दूसरे मैलकम ने ही पिंडारियों को मराठा शिकारियों के साथ शिकारी कुत्ता कहकर संबोधित किया। तो ये कथन आ सकते हैं, किसने पिंडारियों की तुलना टिड्डी दलों से की है, या किसने लिखा है कि पिंडारी मराठा शिकारियों के साथ शिकारी कुत्ते थे। दोनों ही संदर्भ मैलकम का है। और अब हम लोग देखेंगे पठान। पठान आप देखेंगे, पठान जो हैं ये भी लूट मार अपना लिए थे, लेकिन पठानों का दल अपेक्षाकृत अधिक, माने पठान जो है अपेक्षाकृत अधिक संगठित और व्यवस्थित थे। अगर ये लुटेरे थे तो इनको आप डकैत कह सकते। और पठान जब चलते थे तो अपने साथ युद्ध के घेरा वगैरह डालने के सामान लेकर, में तोप वोप लेकर सब चलते थे और छोटे छोटे राजाओं को धमका कर डरा कर उनसे पैसे वसूला करते थे। इनके दो मुख्य नेता थे, इनके जो है दो मुख्य नेता थे, एक मोहम्मद शाह और दूसरा अमीर खां। मोहम्मद शाह और दूसरा अमीर खां। ये पठानों के दो प्रमुख नेता थे और दो प्रमुख नेता थे। अब इनमें से देखेंगे कि 1814 में ही मोहम्मद शाह की मृत्यु हो गई और जब मोहम्मद शाह मर गया तो उसके जो आदमी थे वो भी जाके करीम खां के साथ जुड़ गए और अब करीम खां और ताकतवर भयंकर हो गया। ये करीम खां, ऐसा अमीर खां होना चाहिए, अमीर खां, ये अमीर खां जुड़ गए, वो और ताकतवर हो गया। अमीर खां होलकर से संबंधित था और होलकर की मदद से अंग्रेजों ने अमीर खां के साथ समझौता करके अमीर खां को टोंक का नवाब बना दिया, टोंक का नवाब बना दिया। इस तरह पिंडारी और पठान दोनों की समस्या समाप्त हो गई। अब बचे ठग। ठग, ठगों के बारे में देखेंगे कि ये अवध से लेके हैदराबाद तक और
राजपूताना से लेके बुंदेलखंड तक, अवध से हैदराबाद, राजपूताना से बुंदेलखंड के क्षेत्रों में सक्रिय थे। हिंदू मुस्लिम दोनों इनमें थे, बहुत सारी वारदातें करते थे, लेकिन इन लोगों का गिरोह इतना व्यवस्थित था कि इनके खिलाफ कभी कहीं कोई एफआईआर भी नहीं हुआ था। वास्तव में ये ठग जो है, इनको आप फांसीगर भी कह सकते हैं। फांसीगर ठग जो है, आप चाहें इन्हें फांसीगर भी कह सकते हैं। और पहले होता क्या था कि परिवहन वगैरह के साधन बहुत कम थे और लोग कहीं यात्रा वगैरह पे जाते, कहीं क्या धार्मिक यात्राओं पे जाते थे, तो अपने साथ माने अकेले 2 4 10 लोग ना जाके पूरे ग्रुप में जाते, 1000 2000 लोग इकट्ठा होके तब चलते थे और ठग उनके साथ यात्रा में सम्मिलित हो जाते थे और आगे पीछे मौका पा के जिसको पाए उसके गले में रस्सी या रुमाल का फंदा डालकर उसे साइड में कर लेते थे और उसे लूट कर तुरंत मार देते थे। कभी ठगों ने किसी को लूटने के बाद जिंदा नहीं छोड़ा। यही कारण कि इनके खिलाफ कभी कहीं कोई एफआईआर भी नहीं, कोई बताने वाला ही नहीं था, हमको लूट लिए। इनके विरुद्ध आप देखेंगे, ठगों के विरुद्ध विलियम बेंटिंक ने, विलियम बेंटिंक ने कर्नल सिलीमन को लगाया और निरंतर कार्यवाही के उपरांत अंततः 1837 तक ठगों के संगठित गिरोहों का अंत हो गया। संगठित गिरोहों का अंत हो गया। और अब हम लोग देखेंगे कंपनी का मैसूर से संबंध। यहां तक कोई चीज कंफ्यूजन में हो तो अपने आप मरा। पिंडारियों का कोई व्यक्ति विशेष थोड़े दमन कर रहा। उत्तर संभाला है गवर्नर जनरल, दक्षिण संभाले हैं ये दोनों, कि सबके प्रयासों से दमन होगा। और ऐसा इसलिए कि ये पूरे भारत में अभियान, अन्यथा दक्षिण में अभियान होता तो उत्तर भाग आते, उत्तर में अभियान होता दक्षिण भाग आते। तो वैसे मेन तो हिस्लॉप मैल्कम ने ही किया है, लेकिन उस सब का योगदान है। पूरे भारत पर एक साथ अभियान हो रहा। उत्तरी कमान गवर्नर जनरल देख रहा है और दक्षिणी थॉमस हिस्लॉप, और थॉमस हिस्लॉप का मुख्य सहयोगी है मैल्कम। नहीं, इस तरह नहीं बनता, इस तरह नहीं बनता है। जनरली यही इनका जो मैल्कम वाला कथन वगैरह बन जाता है। हाँ, ये आता है कि पिंडारियों का दमन किसने किया, लॉर्ड हेस्टिंग। तो गवर्नर जनरल का नाम लिया जाता है, अधीनस्थ का नहीं, कि लॉर्ड हेस्टिंग के द्वारा इनका दमन किया गया। और इनका जो पठानों का दमन भी लॉर्ड हेस्टिंग ने किया है। ठगों का विलियम बेंटिंक ने, क्या चीज, हाँ, विलियम बेंटिंक ने लगाया है और सिलीमन के द्वारा उसका दमन किया गया। और इस तरह से जो है हम लोग राजस्थान और मध्य भारत में ब्रिटिश सत्ता का विस्तार और साथ ही पिंडारी पठान ठग का दमन देख चुके। और अब हम लोग देखने चल रहे हैं कंपनी। कंपनी माने ईस्ट इंडिया, अंग्रेज ईस्ट इंडिया कंपनी का मैसूर से संबंध। अंग्रेज ईस्ट इंडिया कंपनी का मैसूर से संबंध। आप देखेंगे जो मैसूर है, मैसूर है, ये पहले विजयनगर के अधीन था। विजयनगर से सब परिचित हैं।
दक्षिण का हिंदू राज था विजयनगर, तो मैसूर विजयनगर के अधीन था। 1612 में विजयनगर में एक शासक था वेंकट द्वितीय, और वेंकट द्वितीय ने राजा वाडियार, यहां ध्यान रहे, राजा जो है वाडियार, यहां जो राजा है नाम का भाग है, ना कि राजा था, वो मैसूर का शासक बनाकर उसे स्वतंत्रता दे दी। और इस तरह से राजा वाडियार ने मैसूर के वाडियार राजवंश की स्थापना की। वाडियार वंश में एक शासक हुआ चिक कृष्णराज, चिक या चिक्का कृष्णराज। यहां ध्यान देंगे, जनरली इसका नाम किताबों में केवल कृष्णराज ही मिलता है, यद्यपि उसका नाम है चिक्का कृष्णराज। और देवराज और नंदराज, ये दो भाई थे। इनमें से जो देवराज जो है, ये दो भाई थे। देवराज जो है ये प्रधानमंत्री महाराज के वजीर, और नंदराज दीवान के पद पे था। और दोनों भाई सारी शक्ति अपने हाथ में ले लिए थे। दोनों भाई जो है राज की सारी शक्ति अपने हाथ में ले लिए थे। लेकिन इसी बीच मराठों ने आक्रमण किया, और देवराज ही राज का प्रधानमंत्री, देवराज सफलतापूर्वक मराठों का विरोध नहीं कर सका। ऐसे में वाडियार वंश की रक्षा के लिए हैदर अली सामने आया। हैदर अली सामने आया तो समझ लिया, हैदर अली का मूल तो पता चल जाएगा। हैदर अली सामने आया। ये हैदर अली नंदराज के यहाँ, इसके नंदराज के यहाँ एक घुड़सवार के रूप में जीवन शुरू किया था। एक घुड़सवार के रूप में जीवन शुरू किया था, और आगे डिंडीगुल में सूबेदार बन गया था। और डिंडीगुल में 1755-56 में एक आधुनिक शस्त्र निर्माण फैक्ट्री लगाया था। अपनी सेना को फैक्ट्री लगाया था और अपनी सेना को फ्रांसीसियों से प्रशिक्षित करवाया था। यद्यपि इसके समय में जो मराठे 1764 में, 1766 में, 1771 में हैदर अली पर आक्रमण किए थे, हैदर अली को पराजित किए थे। लेकिन जब 1772 में पेशवा माधवराव मर गया, तो हैदर अली ये सारी क्षतिपूर्ति कर ली। जो भी मराठे छीने हुए थे वो सब प्राप्त कर लिया। और यही हैदर अली जो है आगे वाडियार वंश की रक्षा के लिए आया। और 1761 में हैदर अली मैसूर का वास्तविक शासक बन बैठा। मैसूर का वास्तविक शासक बन बैठा। अब हम देखने चल रहे प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध। प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध 1766 से लेके
बस 67 है, 69 में अंत होता है। क्या चीज? 67 से 69 होना चाहिए शुद्ध, शुरुआत 66 में हो जाती है। 67 से 69 ही मेन युद्ध लड़ा गया। 67 से लेके 69 तक आप देखेंगे कि इस युद्ध का कारण था मद्रास प्रेसिडेंसी के द्वारा दक्षिण की राजनीति में भाग लेना। कारण था मद्रास प्रेसिडेंसी के द्वारा दक्षिण के युद्ध में भाग लेना, और युद्ध का अंत हुआ अप्रैल 1769 में मद्रास की संधि से। मद्रास की संधि से। तो दो चीजें जो मेन है पहले क्लियर करके तब हम डिटेल कर रहे हैं कि युद्ध का कारण मद्रास सरकार द्वारा दक्षिण की राजनीति में हस्तक्षेप करना, और युद्ध का अंत अप्रैल 1769 में मद्रास की संधि के द्वारा हुआ। आप देखेंगे कि हैदर अली 1700 के जो है मराठे निजाम और अंग्रेज, मराठे निजाम और अंग्रेज ये तीनों मिलकर हैदर अली के विरुद्ध एक त्रिगुट का निर्माण किया। लेकिन हैदर अली योग्य कूटनीतिक था, मराठों को धन दे दिया और उनको त्रिगुट से अलग कर दिया। अब बचे अंग्रेज और निजाम। अंग्रेज और निजाम बचे, और इनमें से जो निजाम है इसके यहाँ एक अधिकारी था महफूज खां, और महफूज खां को हैदर ने अपने पक्ष में कर लिया, और महफूज खां के प्रभाव में आके निजाम हैदराबाद भी त्रिगुट से अलग हो गया। इस तरह अंग्रेजों ने जो त्रिगुट बनाया था मैसूर के विरुद्ध, अंग्रेज, मराठा और मैसूर का, उसमें मैसूर और मराठे अलग हो गए। अब बचे केवल अंग्रेज। अब बचे केवल अंग्रेज। आगे देखेंगे केवल अंग्रेज बचे, और केवल अंग्रेज बचे, और आगे देखेंगे कि अंततः 1769 में मछलीपत्तनम की संधि हुई। मछलीपत्तनम की संधि हुई, और ये संधि निजाम अंग्रेजों के बीच हुई। इस तरह निजाम अंग्रेज फिर एक हो रहे, लेकिन हैदर ने इसी दौरान मंगलौर को जीत लिया। मंगलौर को जीत लिया, और जब हैदर ने मंगलौर जीत लिया तो मंगलौर जीतने के बाद मद्रास पर आक्रमण कर दिया, और मजबूर होकर मद्रास प्रेसिडेंसी ने अप्रैल 1769 में हैदर अली के साथ मद्रास की संधि की। मद्रास की संधि कब हुई? अप्रैल 1769 में। किसके बीच हो रही है? हैदर अली और मद्रास प्रेसिडेंसी के मध्य में हो रही। और संधि के अनुसार हैदर अली पर वाह आक्रमण की स्थिति में अंग्रेज हैदर अली की मदद करें। मतलब ये संधि हैदर अली के पक्ष में थी। तो जो पहला आंग्ल मैसूर युद्ध हो रहा है, इसमें हैदर अली का पक्ष जो है अपेक्षाकृत अधिक शक्तिशाली या मजबूत साबित हुआ। अब हम लोग देखेंगे
द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध 1780 से 1784 ईस्वी। द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध 80 से 84 ईस्वी। अब देखेंगे कि जो द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध हो रहा है, इसका कारण है अंग्रेजों के द्वारा मद्रास की संधि का पालन न कर, मद्रास की संधि का पालन न कर। संधि के अनुसार हैदर पर कोई संकट आने पर अंग्रेजों को हैदर अली की मदद करनी थी। 1771 में मराठों ने मैसूर पर आक्रमण किया, लेकिन अंग्रेजों ने हैदर अली की कोई सहायता नहीं की, तो इससे हैदर अली अंग्रेजों से रुष्ट हो गए। दूसरे माही, ये हैदर अली के अधीन फ्रांसीसी बस्ती थी, इस पर अंग्रेजों ने अधिकार कर लिया। यही युद्ध का कारण बना और युद्ध का अंत अंततः 1784 में मंगलोर की संधि से हुआ। अब आगे देखिए, ये चीज क्लियर हो गई होगी। युद्ध का कारण था कंपनी की तरफ से मद्रास की संधि का पालन न करना और माही पर अधिकार करना। युद्ध का अंत 1784 में मंगलोर की संधि से हुआ, जो टीपू और मद्रास के गवर्नर के बीच में हुई थी। अब आगे देखिए युद्ध का पूरा डिटेल, कैसे क्या क्या हो रहा है। उधर देखेंगे निजाम जो है, जब गुंटूर अंग्रेजों ने ले लिया था, तो निजाम अंग्रेजों से रुष्ट होकर अंग्रेजों के विरुद्ध संघ बनाने में लग गया और हैदर अली इस अंग्रेज विरोधी निजाम के संघ में मिल गया। और जब अंग्रेजों ने माही को विजित कर लिया, माही अभी हमने बताया कि हैदर अली के अधीन फ्रांसीसी बस्ती थी, और तब हैदर ने 1780 में अंग्रेजों के विरुद्ध युद्ध की घोषणा कर दी। युद्ध में हैदर के पक्ष में निजाम तो है ही है, हैदर के पक्ष में डच और फ्रांसीसी भी थे। अक्टूबर 1780 में अक्टूबर 1780 में अरकाट पर हैदर अली ने अधिकार कर लिया। लेकिन उधर जो वारेन हेस्टिंग्स है, वो तिरगुट, और यहां जो तिरगुट है, ध्यान देंगे, जो निजाम ने अंग्रेजों के विरुद्ध संघ बनाया, उसमें निजाम, हैदर और सिंधिया है, माने मराठे। निजाम, हैदर और मराठे। और अब इधर हैदर अली अरकाट पे अधिकार कर लिया, और इस समय गवर्नर जनरल है वारेन हेस्टिंग स्थित को भापा, और वारेन हेस्टिंग जो है वो सिंधिया और निजाम को संध से अलग कर दिया। वही गुंटूर फिर वापस कर दिया, और सिंधिया को भी अपने पक्ष में कर लिया। अब उधर हैदर अकेला बचा, और आयर कूट को दक्षिण में युद्ध का कमान संभालने के लिए भेजा। आयर कूट पहुंचकर नवंबर 1781 में पोर्ट नोवा
के युद्ध में हैदर को पराजित किया। आयरकूट जो है, पोर्ट नोवा के युद्ध में हैदर को पराजित किया, लेकिन कर्नल ब्रेथवेट को 1782 के प्रारंभ में हैदर पराजित करने में सफल हो गया। तो पोर्ट नोवा में आयरकूट हैदर अली को पराजित कर रहा है, आगे 82 में ब्रेथवेट को हैदर अली पराजित कर रहा है। इसके बाद वर्षा ऋतु आ गई, जमकर लड़ना संभव नहीं रहा, और इसी दौरान 7 दिसंबर 1782 को युद्ध में घाव लगने से हैदर की मृत्यु हो गई। 7 दिसंबर 1782 को हैदर मर गया। उधर आयरकूट भी आश्वस्त हो गया, उसने छुट्टी ले लिया, और 1783 में ही दक्षिण में आयरकूट भी मर गया। अब आयरकूट की जगह जनरल स्टुअर्ट को अंग्रेज सेना की कमान सौंपी गई, और उधर हैदर की मृत्यु के बाद हैदर का पुत्र टीपू मैसूर का शासक बना। तो अब आगे जो युद्ध होगा वहां 2 व्यक्तित्व आ रहे, एक हैदर अली, एक जनरल स्टुअर्ट। आगे देखेंगे कि जो अब उसका नाम भूल जाइए, टीपू जो है, इसने बंबई सरकार के द्वारा टीपू के विरुद्ध भेजे गए ब्रिगेडियर मैथ्यूज को बंदी बना लिया। टीपू ने बंबई सरकार के द्वारा भेजे गए ब्रिगेडियर मैथ्यूज को बंदी बना लिया, लेकिन कर्नल फुलार्टन जो है, इसने 1783 में कोयम्बतूर पर अधिकार कर लिया। तो मैथ्यूज को तो टीपू पराजित करके बंधक बना लिया, लेकिन कर्नल फुलार्टन 1783 में कोयम्बतूर पर अधिकार कर लिया। आगे वो श्रीरंगपट्टम पर आक्रमण की योजना बना रहा था कि मद्रास का गवर्नर मैकार्टनी ये मद्रास का गवर्नर था, इसने फुलार्टन को वापस बुला लिया, और 84 में टीपू से मंगलौर की संधि कर ली। संधि के अनुसार दोनों ने एक दूसरे के विजित क्षेत्रों को वापस कर दिया। अब यहां ध्यान देंगे कि मैकार्टनी का यह निर्णय गलत है, और इसी पर वारेन हेस्टिंग चिल्लाया था, ये मैकार्टनी कैसा आदमी है। अभी भी मैं पूरे विश्वास से कह रहा हूं कि संधि के बाद भी वो कर्नाटक को खो देगा। मैंने वो गलत किया जो फुलार्टन को बुला लिया था और संधि कर लिया टीपू को बुला के। तो उसी पर वारेन हेस्टिंग कह रहा है, मैंने चिल्लाएगा, गुस्साया जाता जैसे, ये मैकार्टनी कैसा आदमी है या कैसा व्यक्ति है। मैं अभी भी पूरे विश्वास से कह रहा हूं कि संधि के बावजूद भी वो कर्नाटक को खो देगा। तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध, चीजें क्लियर हो रही है ना। तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध
आंग्ल मैसूर युद्ध 1790 से 1792 ईस्वी। युद्ध का कारण टीपू के द्वारा तुर्की फ्रांस को दूत भेजना और ट्रावनकोर पर अधिकार करना माना जाता है। युद्ध का कारण क्या था? टीपू द्वारा कहे विदेशों को दूत भेजना और ट्रावनकोर पर अधिकार करना। और युद्ध का अंत 1792 में श्रीरंगपट्टम की संधि से हुआ। आगे देखेंगे कि गवर्नर जनरल लॉर्ड कॉर्नवालिस ने टीपू के द्वारा ट्रावनकोर पर आक्रमण करने पर टीपू के विरुद्ध युद्ध की घोषणा कर। वास्तव में टीपू जो है ये 29 दिसंबर 1789 को ट्रावनकोर पे अधिकार कर लिया। और जब उसने अधिकार कर लिया 1780 में लॉर्ड कॉर्नवालिस ने टीपू के विरुद्ध युद्ध की घोषणा कर दी और पुराने संघ को फिर पुनर्जीवित किया। मतलब कॉर्नवालिस ने मैसूर और मराठों को अपने पक्ष में मिला लिया। इस तरह टीपू के विरुद्ध अंग्रेज, मराठे और हैदराबाद का निजाम, तो निजाम, मराठे और अंग्रेज ये तीनों टीपू के विरुद्ध हो गए। और आगे देखेंगे टीपू जो है ये योग्य सेना नायक, कुशल प्रशासक तो था लेकिन कूटनीतिज्ञ नहीं था। और इसलिए अपने पिता की भांति त्रिगुट वगैरह को तोड़ने का कोई प्रयास नहीं किया, कोई कूटनीतिक चाल नहीं चली, सीधे युद्ध में भिड़ गया। और ये युद्ध 3 चरणों में लड़ा जाएगा। तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध ये 3 चरणों में लड़ा जाएगा। पहले चरण में जनरल मेडोज के द्वारा टीपू पर आक्रमण किया गया। और इस चरण में टीपू अपेक्षाकृत अधिक योग्य और कुशल साबित हुआ। इस पर कॉर्नवालिस ने बोर्ड ऑफ कंट्रोल के हेनरी डुंडास को लिखा था कि हमने समय खोया है और सत्य ने यश प्राप्त किया। और युद्ध में यही 2 चीजें सबसे महत्वपूर्ण होती है, हमने समय खोया है और सत्य ने यश प्राप्त किया है। ये कॉर्नवालिस लिख रहा बोर्ड ऑफ कंट्रोल के सदस्य हैं हेनरी डुंडास को। और इसके बाद आगे देखेंगे कि स्वयं कॉर्नवालिस ने युद्ध की कमान संभाल ली। और दिसंबर 1790 में दूसरा चरण शुरू होगा। दिसंबर 1790 में कॉर्नवालिस जो है सेना का नेतृत्व संभाला और पुराने वाडियार वंश था ना राजा यहाँ, पुराने वाडियार वंश के पक्ष में टीपू को गद्दी से उतारने की घोषणा के साथ अभियान किया।
मार्च 1791 में, मार्च 1791 में मंगलोर पर कॉर्नवालिस ने अधिकार कर लिया और 17 मई 91 तक कॉर्नवालिस राजधानी से मात्र 9 मील दूर रह गया। लेकिन वर्षा ऋतु आ गई, सेना में रसद भी कम हो गई और कॉर्नवालिस वापस मंगलोर लौट गए। अब देखेंगे तीसरा चरण जो है, तीसरा चरण ये 1791 के ग्रीष्म में शुरू हुआ, माने वही मई जून में। तो 1791 के ग्रीष्म में तीसरा चरण शुरू हुआ। नवंबर 1791 में, नवंबर 1791 में कॉर्नवालिस ने कोयम्बतूर पर अधिकार कर लिया और कोयम्बतूर पे अधिकार कर लिया और आगे श्रीरंगपट्टनम, ये टीपू की राजधानी है, श्रीरंगपट्टनम जा पहुंचा और यही श्रीरंगपट्टनम दुर्ग के गेट पे लड़ता हुआ टीपू फरवरी 1792 में शहीद हो गए। फरवरी 1792 में शहीद हो गए। और अब कॉर्नवालिस ने श्रीरंगपट्टनम की संधि की, एक मिनट थोड़ा सुधार करिए, मैंने कुछ गलत बोल दिया भाई, थोड़ा सुधार करिए कि जो कहीं गलती कर दिया है। तो जब यहाँ कोयम्बतूर पर अधिकार कर लिया, फिर से थोड़ा देख लिए, थोड़ी सी बोलने में गलती हो गई। और इसके बाद फरवरी 1792 में कॉर्नवालिस श्रीरंगपट्टनम पहुंच गया और अब यही श्रीरंगपट्टनम की संधि हुई। श्रीरंगपट्टनम की संधि, हमने जो बोल दिया था टीपू शहीद हो गया, वो गलत शब्द था। संधि कॉर्नवालिस और टीपू के बीच में हो रहा। संधि के अनुसार टीपू को अपना आधा राज्य अंग्रेजों को देना पड़ा। अपने 2 पुत्रों को कॉर्नवालिस के पास बंधक रखना पड़ा और युद्ध के हर जाने के रूप में 3 करोड़ रुपया देना स्वीकार किया। देखिए होगा क्या, आधा राज्य देगा, 3 करोड़ देने की बात होगी, 1.5 करोड़ तुरंत दे देगा और बाकी 2 पुत्रों को बंधक रखा जाएगा। जब 1.5 करोड़ देगा तब इन दोनों को छोड़ दिया जाएगा। अब आगे देखेंगे कि इस तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध में कॉर्नवालिस श्रीरंगपट्टनम तक पहुंच चुका था और उसने संधि कर लिया। इसको लेके हेक्टर मुनरो आदि अधिकारियों ने कॉर्नवालिस की निंदा की है कि कॉर्नवालिस को जो है उसे जो है मैसूर को पूर्ण विजित कर लेना चाहिए था, पूर्ण विजित कर लेना चाहिए था। लेकिन कॉर्नवालिस परिस्थितियों को देखते हुए ऐसा किया और कॉर्नवालिस ने इसलिए नहीं ऐसा किया कि अगर वो पूरा मैसूर ले लेता तो साथी हैं निजाम और मराठे और उनके साथ समझौते में दिक्कत होती, मतलब उनको ज्यादा हिस्सा देना पड़ता। और इसीलिए कॉर्नवालिस ने अपने समय में लड़े गए युद्ध का मूल्यांकन करते हुए कहा, फिर कथन पे ध्यान देंगे कि हमने अपने मित्रों को शक्तिशाली बनाए बिना अपने सत्य को पूरी तरह से लंगड़ा बना दिया। आशा समझ रहे हैं ना।
कि मित्रों को शक्तिशाली बनाए बिना शत्रु को पूरी तरह से लंगड़ा बना दिया। लेकिन ध्यान रहे कि कॉर्नवालिस का ये मूल्यांकन सत्य साबित नहीं हुआ। टीपू जैसा व्यक्ति शांत बैठने माने अपमान को सहकर शांत बैठने वाला नहीं था। और अब टीपू जो है वो भी अपने युद्ध की तैयारी में लग जाएगा। और अब हम लोग देख रहे हैं चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध। चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध, ये हम लोगों की टॉपिक है। 1799 ईस्वी। युद्ध का कारण आइल ऑफ फ्रांस द्वीप के फ्रांसीसी गवर्नर मोसिये मोलारती की घोषणा और फ्रांसीसी सैनिकों का टीपू के दरबार में आना था। आगे देखेंगे टीपू एक चतुर कूटनीतिज्ञ की बात अंग्रेजों के शत्रुओं को अपना मित्र बनाने का प्रयास किया, फ्रांसीसियों को अपने पक्ष में किया। एक फ्रांसीसी क्लब था जैकोबिन क्लब, तो जैकोबिन क्लब का सदस्य बना, फ्रांसीसी स्वतंत्रता का वृक्ष लगवाया, फ्रांसीसी नागरिकों को अपने झंडे फहराने की अनुमति दी और मदद हेतु काबुल, कुस्तुनतुनिया, मॉरीशस, फ्रांस, यहां तक कि अमेरिका अपने गुप्त दूत भेजे। और अब इसको मदद भी मिली। हाँ, वही वाला कुस्तुनतुनिया। और जो आइल ऑफ फ्रांस द्वीप का गवर्नर था मोसिये मोलारती, इसने टीपू के दूतों का स्वागत किया और घोषणा की कि सभी पेशेवर फ्रांसीसी सैनिक भारत पहुंचे और अंग्रेजों का तख्ता पलटने में टीपू की मदद करें। बहुत भयंकर घोषणा है। इसने कहा कि सभी पेशेवर फ्रांसीसी सैनिक भारत पहुंचे और भारत में अंग्रेजों का तख्ता पलटने में टीपू की मदद करें। उधर अप्रैल 1798 में कुछ फ्रांसीसी सैनिक मंगलौर तट पर आ भी गए। अब इस बीच 26 अप्रैल 1798 को लॉर्ड बेले जली गवर्नर जनरल बनकर भारत आए। जान शोर होते तो शायद ये कुछ सफल हो जाता, नहीं, वो तो दूसरा है। यहां गवर्नर जनरल, इसके पहले 1793 1798 तक सर जॉन शोर गवर्नर जनरल थे ना, तो वो थोड़ी निष्क्रियता की नीति में चलता था। वो होता शायद टीपू को और मदद मिल गई होती, लेकिन ये पहुंचते ही टीपू के शत्रुतापूर्ण कार्यों को भांप गया और टीपू के विरुद्ध युद्ध की तैयारी में लग गया। 1790 के तिरगुट को पुनर्जीवित किया, मतलब मराठों निजाम को अपने पक्ष में मिला। और 5 मार्च 1799 को 5 मार्च 1799
ईस्वी को स्टुअर्ट सेदासीर, स्टुअर्ट सेदासीर, स्टुअर्ट सेदासीर को देखेंगे ने राजधानी से 45 मील पश्चिम में टीपू को पराजित किया। जनरल हैरिस ने राजधानी से 30 मील पूरब में मालबेली में टीपू को पराजित किया और अब टीपू सीधे चला आया राजधानी श्रीरंगपट्टनम और 4 मई 1799 ईस्वी को राजधानी श्रीरंगपट्टनम में किले पे लड़ते हुए मारा गया और बेलेजली ने पुराने हिंदू वंश वाडियार वंश के एक बच्चे को सहायक संध के साथ एक छोटा सा क्षेत्र देकर मैसूर का राजा बना दिया। आगे 1806 में याद होगा कर्नाटक में वेल्लोर में सैनिक विद्रोह होगा और यह आशंका जताई जाएगी कि इस विद्रोह में टीपू के परिवार के लोगों का हाथ था और फिर टीपू के परिवार को कलकत्ता निर्वासित कर दिया जाएगा। ये हो गए आंग्ल मैसूर युद्ध। कुल 4 लड़े गए, 1767 से 1769, 1780 से 1784, 1790 से 1792, 1799 और अंततः मैसूर का अंत हुआ और मैसूर पूरी तरह से अंग्रेजों के अधीन हो। अब हाँ वही मैसूर। और अब हम लोग देखेंगे टीपू का प्रशासन और इस पे कल चर्चा करेंगे। टीपू का प्रशासन कल की मेन टॉपिक रहेगी, टीपू का प्रशासन तथा आंग्ल मराठा संघर्ष। आज के लिए बस इतना ही।